नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम का अध्याय है गज़ल, जो साये में धूप नामक गज़ल संग्रह से उद्धृत है और इसके शायर या कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो इनके सभी गज़लों की व्याख्या हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखिए। तो जो गुलमोहर की चर्चा की गई थी उसके बारे में पूछा गया है। अंतिम शेर में गुलमोहर का शाब्दिक अर्थ तो एक खास फूलदार वृक्ष से ही है, पर सांकेतिक अर्थ बड़ा मार्मिक है। इस शेर में कवि दुष्यंत कुमार यह बताना चाहते हैं कि जीवन वही उत्तम है जो अपने घर की सुखद छाया में है, अर्थात जीवन स्वाभिमान युक्त हो, कि स्वयं का जीवन स्वाभिमान से भरा हुआ हो, उसमें मानवता का गुण समाहित हो, और मरना वही उत्तम है जो दूसरों को सुख देने के लिए मरा जा सके, अर्थात परहित के लिए मानवता के धर्म को निभाते हुए परहित के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करे, वही मरना श्रेष्ठ है। और जीवन वही श्रेष्ठ है जो मानवता का धर्म निभाते हुए, इंसानियत का धर्म निभाते हुए जीवन व्यतीत करे। अगला प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? तो जो चिरागा और चिराग शब्द प्रयुक्त हुए हैं, एक बार बहुवचन और एक बार एक वचन, तो इसमें काव्य सौंदर्य की दृष्टि से क्या महत्व है इसका देखते हैं। कि पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरागा का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ था बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना, चारों तरफ रोशनी होना, कि सभी घरों में चिराग की रोशनी फैलाना से तात्पर्य है कि सभी घरों में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। दूसरी बार यह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, इसमें इसका अर्थ है सीमित सुविधाएं मिलना। तो इसमें एक चिराग की भी रोशनी नहीं है, कहने से तात्पर्य है कि अल्प या सीमित सुविधाएं प्राप्त होना। दोनों का अपना महत्व है। बहुवचन के रूप में यह कल्पना को बताता है, जबकि दूसरा रूप यथार्थ को दर्शाता है। कवि ने एक ही शब्द का प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्द करके अपनी अद्भुत कल्पना क्षमता का परिचय दिया है। अगला प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर किया गया है? तो यहाँ है कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो इसमें उन लोगों के लिए इशारा किया गया है जो क्रांति का स्वर मुखरित नहीं करते हैं, जिस प्रकार की स्थिति है उसी स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं, जिनमें विद्रोह का भाव नहीं होता है। तो देखते हैं कि यहाँ उन लोगों की ओर इशारा किया गया है जो हीनता और तंगहाली अथवा अभाव के समय तन ढकने के लिए कमीज पाने का प्रयास नहीं करते, वरन उस अभावग्रस्त दशा में अपने पैरों से पेट ढककर जीवन जी लेते हैं। कहने से तात्पर्य है कि जैसा उनके पास है उसी प्रकार से, जैसा उनका जीवन चल रहा है उसी प्रकार से वो अपने जीवन को चलाते रहते हैं। उनका कष्टों में दुखों में व्यतीत हो रहा है तो वो उनका संघर्ष नहीं करते हैं, विद्रोह नहीं करते हैं। उनके लिए मुनासिब शब्द का प्रयोग करता हुआ कवि यह भी कहता है, यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि जीवन की यह शैली अपनाने वाले ही आज जी सकते हैं। अगला प्रश्न है, आज से स्पष्ट करें। तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए।
तो निजाम शासक के लिए बताया है कि शासक को अपना सत्ता कायम रखने के लिए शायर की जुबान सीलनी पड़ती है। कहने से तात्पर्य है कि उसके शब्दों या उसकी काव्य पंक्तियों पर, रचनाओं पर, शेरों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि शायर या कवि की कविताओं में विद्रोह का भाव झलकता है, क्रांति का भाव झलकता है। इसलिए क्रांति और विद्रोह होगा तो शासक सत्ता में नहीं रह सकता है। इसलिए शासक का सत्ता में रहने के लिए शायर की ज़बान सीलनी आवश्यक है, अर्थात उसकी रचना या शेर व शायरी पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। ये उसी प्रकार से बताया है, एहतियात होता है सावधानी, ये उसी प्रकार से बताया जिस प्रकार से छंद निर्माण करने के लिए बंधन की आवश्यकता होती है, अर्थात यति, गति, तुक, विराम, वर्ण और मात्रा के बंधन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से सत्ता में शासन बनाए रखने के लिए भी इन शायर की जुबान सीलनी आवश्यक है, अर्थात उनकी काव्य रचनाओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसमें दिया है कि इसमें कवि शायरों और शासक के संबंधों के बारे में बताता है। शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत की इस गज़ल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। तो इसका उत्तर है कि दुष्यंत की यह गज़ल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करती है। तभी कभी मैं बेकार हूँ आवाज़ में असर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, आदि बातें कहता है। कभी अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और ये तभी संभव है जब परिस्थिति में बदलाव आ सके। अगला प्रश्न है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये गालिब का शेर है। तो इसकी तुलना की गई है दुष्यंत की गज़ल से कि दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है, अर्थात मेल खाता है, समानता व्यक्त होती है। तो गालिब का ये शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उसी प्रकार से दुष्यंत का यह गज़ल है कि खुदा ने न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो ये दुष्यंत का चौथा शेर है। तो गालिब स्वर्ग की वास्तविकता से परिचित है, परंतु दिल को खुश करने के लिए उसकी सुंदर कल्पना करना बुरा नहीं है। उसी प्रकार से कवि दुष्यंत भी खुदा को मानव की कल्पना मानता है, परंतु दिल को खुश रखने के लिए खुदा की हसीन कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों शेरों के शायर काल्पनिक दुनिया में विचरण को बुरा नहीं समझते हैं। दोनों के लिए खुदा और जन्नत के विचार ठीक हैं। जन्नत अर्थात स्वर्ग, क्योंकि दोनों ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति के आधार पर ही कहा गया है, कल्पना पर। अगला प्रश्न है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन जैसे यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा करें। तो यहाँ दिया हुआ है, अधूरे वाक्य दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको अपनी कल्पना के सहारे पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ बनाया हुआ है, ये आवश्यक नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिख सकते हैं, आप अपने स्वविवेक से इसको बदल भी सकते हैं। तो कह दिया हुआ है कि यह
ऐसे रिश्तों पर लागू होता है, फिर रिक्त स्थान है। तो इसका जवाब है ये कि यह ऐसे रिश्तों पर लागू होता है जहाँ रिश्ते नाते प्रेम देने की बजाय दुख देते हैं। अगला दिया हुआ है, यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है, तो फिर रिक्त स्थान है। तो इसका पूर्ण होगा कि यह ऐसे विद्यालयों पर लागू होता है जहाँ बच्चों को उचित ज्ञान नहीं मिलता। अगला दिया गया है, यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है, फिर रिक्त स्थान है। तो इसका पूर्ण होगा कि यह ऐसे अस्पतालों पर लागू होता है जहाँ उचित इलाज नहीं मिलता। अगला है, यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है, फिर रिक्त स्थान है। तो इसका पूर्ण होगा कि यह ऐसी पुलिस व्यवस्था पर लागू होता है जहां नागरिक को सुरक्षा नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से दुष्यंत कुमार की गज़ल की व्याख्या और प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।